नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका ज्योग्राफी क्लास में। जितने भी सारे लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक का पूरा कोर्स ज्योग्राफी का आपको बताया जाएगा, इन्वायरमेंट का बताया जाएगा और भी अन्य बहुत सारे सब्जेक्ट्स आएंगे इस पे, यानी करंट इवेंट्स भी डेली का। तो आइए, हम एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने एटमॉस्फेरिक कंपोजिशंस को बताया था। कंटिन्यू रहिए इस चैनल के साथ, आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो आइए, एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर सबसे पहले हम आपको बता दें है क्या। वायुमंडल में, ऊंचाई में, आसमान में देखिए आप, आसमान में अगर आपको देखने में लगता है कि अनंत है, इनफिनाइट है, तो इसका मतलब है कि ये पूरा स्पेस है। लेकिन इस स्पेस के कितने ऊंचाई तक हमारा वायुमंडल फैला हुआ है, यही स्ट्रक्चर है। यानी नीचे से लेकर जितनी ऊंचाई तक वायुमंडल की स्थिति है, और वायुमंडल में नीचे से ऊपर तक कितने लेयर हैं, इसी को हमने एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर कहा है। तो आपने नाम सुना होगा क्षोभ मंडल या समताप मंडल, आयन मंडल, ताप मंडल, ये सब जो सुना है इसी को कहते हैं हम एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। आमतौर पे 36,000 किलोमीटर ऊंचाई होती है वायुमंडल की, और इस 36,000 किलोमीटर में कुछ ही ऊंचाई तक बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं। इसके बाद कई सारी लेयरें होती हैं, और उसी लेयर को आज समझेंगे। इन सारे लेयर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनका कॉन्सेप्ट क्या है, टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट क्या है, ऊपर जाने से टेम्परेचर बढ़ता है घटता है, इन सब के बारे में हम समझेंगे। तो आइए, एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर, वायुमंडलीय संरचना को समझते हैं। क्या है ये वायुमंडलीय संरचना? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वायुमंडल है इसको हम 36,000 किलोमीटर मान लेते हैं। ये जो वायुमंडल है इसको हम 36,000 किलोमीटर, इसकी सबसे ऊपरी हाइट मान लेते हैं। सबसे ऊपरी हाइट 36,000 किलोमीटर, और इससे ऊपर अंतरिक्ष या स्पेस की स्थिति मानते हैं हम। तो ये 36,000 किलोमीटर तक मान लीजिए। अब मुझे बताइए, आप यहां हैं, नीचे हैं आप, यहां पे नीचे देखिए, ये नीचे हैं आप, यहां पे बैठे हैं आप अपने घर में बैठे हैं या क्लासरूम में बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं, ये क्रस्ट है, क्रस्ट के ऊपर बैठे हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप वायुमंडल में सबसे नीचे स्तर पे हैं, तो सबसे निचले लेयर में है, तो सबसे निचले लेयर को कौन सा लेयर कहते हैं? तो वायुमंडल में सबसे निचला लेयर कौन सा लेयर होता है? तो इसको कहते हैं हम क्षोभ मंडल, यानी ट्रोपोस्फेयर। इंग्लिश में इसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। क्षोभ मंडल, याद रखिएगा, इसको कहते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, ये क्षोभ मंडल कहलाता है। अब देखिए, ये क्षोभ मंडल क्यों कहलाता है और इसकी ऊंचाई कहां तक है, कैसे डिसाइड किया जाए? तो अगर मैं कहूं कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है, तो ये क्षोभ मंडल की ऊंचाई सी लेवल से, यानी जीरो लेवल से अगर मैं आपसे कहूं कितनी है, तो मैक्सिमम कितनी है? पहले देखिए मैक्सिमम कितनी है, तो इसको कहते हैं 16 किलोमीटर। ये मैक्सिमम है, 16 किलोमीटर मैक्सिमम है। और मिनिमम कितनी है? तो 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर मिनिमम है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 16 किलोमीटर की ऊंचाई, आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि यहां तक, इस ऊंचाई के बाद दूसरा लेयर आ जाता है? यानी 16 किलोमीटर ऊंचाई आपने कैसे डिसाइड किया? तो बाहर निकल जाइए, आप आसमान में देखिए, आसमान में जिस ऊंचाई तक बादल दिखते हैं वहां तक के लेयर को हम क्या कहेंगे? क्षोभ मंडल कहेंगे। बादल की ऊंचाई कितनी होती है मैक्सिमम, तो आगे मैं बताऊंगा क्लाउड जब समझाऊंगा तो। लेकिन एवरेज हाइट 12 किलोमीटर होती है। लेकिन ये क्लाउड अगर 12 किलोमीटर आसमान में होता है, इसका मतलब क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी हो गई? 12 किलोमीटर। तो याद रखिएगा, क्षोभ मंडल की कितनी ऊंचाई होती है? 12 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं कहूं कि 16 किलोमीटर मैक्सिमम का क्या मतलब है, तो आप मुझे बताइए, क्लाउड की ऊंचाई मैक्सिमम पृथ्वी के किस क्षेत्र में हो सकती है? मैक्सिमम जहां पृथ्वी गर्म है या जहां पृथ्वी ठंडी है? तो आप कहेंगे सर, जहां पृथ्वी गर्म है वहां क्लाउड की ऊंचाई बहुत ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ? कितनी होगी? तो अगर मैं कहूं कितनी होगी, तो 16 किलोमीटर हो गया। और पृथ्वी गर्म सबसे ज्यादा कहां है? अगर मैं कहूं टेम्परेचर ज्यादा कहां रिसीव किया जाता है, तो इक्वेटोरियल रीजन में, यानी विषुवत रेखीय क्षेत्र में। और ये विषुवत रेखीय जो क्षेत्र है, कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच होता है? 10 डिग्री से 10 डिग्री के बीच। यानी विषुवत रेखीय क्षेत्र में क्लाउड की ऊंचाई कितनी होगी? 16 किलोमीटर। तो इसका मतलब अगर पूछा जाए कि कहां होता है क्षोभ मंडल की ऊंचाई 16 किलोमीटर, तो इक्वेटर पे, यानी विषुवत रेखा पे। और अगर कहूं कि मिनिमम इसकी ऊंचाई कहां होगी, यानी क्लाउड की ऊंचाई नीचे कहां तक होगी, पृथ्वी के किस क्षेत्र में, तो
ध्रुवों पे हो गए, पोल्स पे हो गए, क्योंकि पोल्स पे ठंडी है तो संवहन जो तरंगे हैं ऊपर तक जा नहीं पाएगी, नीचे ही तक ही रहती है। इसका मतलब क्लाउड की ऊंचाई यहाँ पोल्स पे कितनी होगी, ध्रुवों पे कितनी होगी, 8। लेकिन अगर मैं कहूं कि एवरेज डेप्थ कितना है, एवरेज एवरेज हाइट कितनी हो गई, एवरेज अगर मैं कहूं कि एवरेज हाइट या औसत ऊंचाई कितनी हो गई, तो ये औसत ऊंचाई है 12 किलोमीटर। याद रखिएगा कितना किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। अब मुझे बताइए, पिछली क्लास में हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको बताया था। आपका जो वायुमंडल है कहां से गर्म हो रहा है, नीचे से गर्म हो रहा है या ऊपर सन से गर्म हो रहा है, पृथ्वी से गर्म हो रहा है या सन से गर्म हो रहा है। तो आपको बता दिया था कि पृथ्वी से जो लॉन्ग वेव्स निकलती है वही वायुमंडल को गर्म कर देती हैं और कुछ ग्रीन हाउस गैसें हैं जो इसको कैप्चर करती है। इसका मतलब है कि आप सतह से ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। तो याद रखिएगा टेम्परेचर अगर घटता है इसका मतलब सिर्फ इसी लेयर में घटेगा, समझे, इसी लेयर में घटेगा। और किस दर से घटता है, तो मैंने आपको बताया था इस बढ़ती ऊंचाई के साथ जाएंगे तो टेम्परेचर में क्या होता है, गिरावट आती है। कितना, प्रति 1000 मीटर, मैंने कहा था कितना, -6.5 डिग्री। जो औसत लैप्स रेट, जिसको एवरेज पतन दर कहते हैं, औसत पतन दर, ये कितना है, प्रति 1000 मीटर -6.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब अगर बादल का बनना पूछा जाए या फिर तूफान का आना, हवाओं का चलना, ये सब ठंडी हवा, गर्म हवा किस लेयर में बनता है, ये सब क्षोभ मंडल में बनता है। याद रखिएगा मौसम से संबंधित कोई भी घटना अगर पूछा जाए किस लेयर में घटित होती है, बादल का फटना, बिजली का चमकना, चक्रवात या तूफान का बनना, ये सब किस लेयर से संबंधित है, क्षोभ मंडल से। और क्षोभ मंडल की ऊंचाई हमने आपको बता दी, एवरेज 12, मैक्सिमम 16 इक्वेटर पे और मिनिमम 8 किलोमीटर ध्रुवों पे। याद है, ठीक है। अब देखिए यहां से जैसे ही आप ऊपर जाते हैं 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर के जैसे ही आप पार करते हैं तो एक दूसरा लेयर आ जाता है और इस लेयर को हम कहते हैं समताप मंडल। कहां तक होता है ये, तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं यहां तक, यानी कहां तक, तो ये 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर यानी 50 किलोमीटर। कहां से, 16 से 50 किलोमीटर और इधर 8 से 50 किलोमीटर। समझ गए, क्योंकि यहां पे, यहां इसकी मोटाई यहां पे कम है, यहां पे ज्यादा है। तो ये डिस्टेंस मैक्सिमम नहीं होगा। कौन सा डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, पोल पर वाला डिस्टेंस हम तापमंडल का सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब दो तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 16 किलोमीटर के बाद 50 किलोमीटर तक कौन सा लेयर है, तो ये है स्ट्रेटोस्फेयर, ये समताप मंडल कहलाता है। याद रखिएगा कौन सा मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल, ठीक है। अब मुझे बताइए, अब अगर मैं कहूं कि क्षोभ मंडल, ये जो ट्रोपोस्फेयर, इसकी मोटाई कहां सबसे ज्यादा है, तो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा है। और मोटाई सबसे कम कहां है, तो 8 किलोमीटर यहां है ना। तो एक कॉन्सेप्ट है मेरा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि वायुमंडल में मिनिमम टेम्परेचर कहां पे रिकॉर्ड किया जाएगा, मिनिमम टेम्परेचर कहां पे रिकॉर्ड किया जाएगा, इक्वेटर के ऊपर जहां क्षोभ मंडल समाप्त हो रहा है या पोल के ऊपर जहां क्षोभ मंडल समाप्त हो रहा है। पहले मैं आपको बता दूं कि जहां पे क्षोभ मंडल समाप्त होता है और समताप मंडल शुरू हो जाता है उसको हम कहते हैं क्षोभ सीमा, यानी उसकी लास्ट सीमा है जहां पे समताप मंडल और ये दोनों मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि एक क्वेश्चंस जरा देख लीजिए, पूछा जाता है कि जहां पे सम ट्रोपोस्फेयर समाप्त हो रहा है और जहां पे समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर शुरू हो रहा है, इस सीमा को हम कौन सा सीमा कहते हैं, तो इस सीमा को हम कहते हैं कौन सा, ट्रोपोपॉज। याद रखिएगा क्या कहते हैं, ट्रोपोपॉज। पॉज का मतलब होता है सीमा, पॉज का मतलब क्या होता है, सीमा होता है, सीमा, समझ गए। तो क्षोभ सीमा कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, क्षोभ सीमा, इसको सीमा कहेंगे, क्षोभ सीमा। तो यहां पे अगर मैं कहूं कि यहां से, यानी इक्वेटर पे मिनिमम एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा या पोल पे मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, सर इक्वेटर पे
किया जाएगा मिनिमम क्षोभ सीमा पे। यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। क्यों? क्योंकि एवरेज लैप्स रेट कितना है 1000 मीटर पे -6.5 और डिस्टेंस कितना है 16 किलोमीटर। तो यहाँ पे धीरे 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 टेम्परेचर मैक्सिमम जाते जाते यहाँ पे क्या होगा माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ का डिस्टेंस तो इसका आधा है। तो यहाँ पे अगर लैप्स रेट जाता भी है -6.5 करके तो यहाँ पे उतना नहीं हो पाएगा पोल के ऊपर वायुमंडल में जितना यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है। तो याद रखिएगा हमेशा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वायुमंडल में सबसे कम तापमान कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, तो ये होता है इक्वेटर के ऊपर। कहाँ पे? अरे इक्वेटर के ऊपर कहाँ पे? कहाँ पे? तो ये ट्रोपोपॉज पे। समझ गए? अब मुझे बताइए, अगर पूछा जाए सतह पे मिनिमम रिकॉर्ड टेम्परेचर कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, तो सतह पे तो आप जानते ही हैं ध्रुवों पे। तो मिनिमम टेम्परेचर कहाँ होगा? पोल्स पे। पोल्स मिनिमम टेम्परेचर। जैसे एक जगह है वोस्टोक, अंटार्कटिका का वोस्टोक, नाम सुना होगा। यहाँ पे -88 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी कम हो जाता है। तो अब आइए हम जरा समताप मंडल की बात करते हैं। तो अब मुझे बताइए, क्षोभ मंडल से जैसे ही आप ऊपर जाएंगे, स्ट्रेटोस्फेयर में जाएंगे, समताप मंडल में, क्या बादल दिखेंगे आपको? नहीं दिखेंगे। मैक्सिमम बादल कहाँ दिखेंगे आपको? यहीं पे दिखेंगे। मैक्सिमम जो बादल हैं ये सब यहीं पे दिखते हैं, यहाँ पे दिखते हैं। कहाँ? क्षोभ मंडल में। ये सारे बादल क्षोभ मंडल में ही दिखते हैं। लेकिन इससे ऊपर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर आ जाता है और यहाँ पे बादल नहीं दिखता है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी मौसम नहीं बनता है, नई हवाएं चल देंगी, कुछ भी नहीं चलता है। इसका मतलब स्ट्रेटोस्फेयर में कुछ भी नहीं संभव, सॉरी, इसमें इसमें आप देखेंगे मौसम की गतिविधियां नहीं होती हैं। इसका मतलब है यहाँ पे देखिए, अगर आप हवाई जहाज में बैठते हैं, सपोज कीजिए यहाँ क्षोभ मंडल में एयरपोर्ट में हवाई जहाज में आप बैठते हैं, यहाँ पे अगर ये हवाई जहाज टेकअप होती है, अगर निकल गए हवा में, तो इसका मतलब क्षोभ मंडल को छोड़ के किस लेयर में घुस गई? समताप मंडल में। तो याद रखिएगा, यहां पे मौसम संबंधी कोई गतिविधियां नहीं होती, इसलिए मौसम बिल्कुल साफ होता है। इसलिए एयरप्लेन के लिए या जेट एयरवेज के लिए सबसे अच्छा है स्ट्रेटोस्फेयर उड़ने के लिए, क्योंकि 5 से 10 मिनट में यह स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाता है। लंबी दूरी इसी में तय करता है। जब ये इसको टेक ऑफ करना होगा या लैंड करना होगा तभी ये ट्रोपोस्फेयर में आता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट, जैसे ही इसमें आप जाएंगे स्ट्रेटोस्फेयर में, टेम्परेचर अब क्या होगा, यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाता है, स्लाइटली बढ़ना शुरू हो जाता है। वैसे कहा जाता है समताप मंडल का मतलब होता है न ही टेम्परेचर यहाँ बढ़ेगा न ही टेम्परेचर यहाँ घटेगा। समताप का मतलब यही होता है, न ही टेम्परेचर बढ़ेगा न ही टेम्परेचर घटेगा। तो ये जो टेम्परेचर है ना घटेगा न बढ़ेगा। अब जरा देखिए होता क्या है। समताप का मंडल टेम्परेचर न ही बढ़ रहा है न ही घट रहा है, लेकिन यहां पे ये स्लाइटली इंक्रीज करने लगता है टेम्परेचर। आप देखिएगा यहां पे स्लाइटली टेम्परेचर इंक्रीज करता है। अब क्यों इंक्रीज कर रहा है जरा देखिए। आप लोगों ने नाम सुना होगा ओजोन लेयर का। तो अगर पूछा जाए ओजोन लेयर जो बनता है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है वायुमंडल में ओजोन लेयर का होना, वो ओजोन होता कहां पे है? तो जरा देखिए कहां पे होता है। तो ओजोन यहां पे बनता है, यहां इसी लेयर में इसका निर्माण होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में इसका निर्माण होता है। कितने से कितने, तो बता देता हूं अभी मैं। ओजोन का जो निर्माण होता है ये याद रखिएगा हमेशा, मैक्सिमम ये 25 से 45 किलोमीटर के बीच मैक्सिमम इसकी डेंसिटी होती है। समताप मंडल में ही इसका निर्माण होता है। तो ओजोन का फॉर्मेशन मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं। ओजोन कितने मॉलिक्यूल से बनता है? ये O3, यानी ओजोन जो है कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑक्सीजन के? O3। ये तो ओजोन लेयर यहां पे बन जाता है। तो ओजोन लेयर का फॉर्मेशन पिछली क्लास में बता दिया है, एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन पार्ट 2 में, उसको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा तो उसको भी देख लीजिएगा, या आप सर्च करेंगे एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन पार्ट 2 तो आ जाएगा। अब देखिए यहां पे ओजोन है। अब ओजोन आप जानते हैं ये ग्रीन हाउस गैस भी है, और दूसरा ये अल्ट्रावायलेट रेज को भी रिसीव करता है। तो ओजोन अगर अल्ट्रावायलेट रेज, सन से निकलने वाले यूवी रेज को, कौन सा यूवी, तो ये भी बताया था, ये अल्ट्रावायलेट कौन सा रेज? बीटा रेज, याद रखिएगा।
अल्ट्रावायलेट बीटा रेज को एब्जॉर्ब करता है। इसका मतलब यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है आती हुई किरण से भी या जाती हुई किरण से भी, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस भी है, क्योंकि ये पृथ्वी से जाने वाली तरंग को भी रोक लेगी और सन से आने वाली तरंग को भी रोकेगी। तो यहाँ का टेम्परेचर एकाएक बढ़ता है। इसलिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि समताप मंडल में एकाएक टेम्परेचर बढ़ने का कारण क्या है, क्या कारण है, तो ओजोन की उपस्थिति, याद रखिएगा। लेकिन अगर ओजोन नहीं है, इसका मतलब उसका टेम्परेचर न बढ़ रहा है न घट रहा है। अगर वहां पे टेम्परेचर डिस्टर्ब हो रहा है, यानी या तो बढ़ रहा है या घट रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, ओजोन का होना है। तो अब आइए नेक्स्ट। तो समताप मंडल में आपने देख लिया कि यहाँ पे एयरप्लेन उड़ने के लिए आदर्श स्थान है। ये जो वायुयान है ये बहुत ही अच्छे ढंग से आइडियल रूप से इसी में उड़ती है। स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर चले जाइए। अब कहाँ जाएंगे आप, तो स्ट्रेटोस्फेयर से जैसे ही आप पार करेंगे तो आप आ जाते हैं कहाँ, एक ऐसा लेयर है जिसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है और इसको कहते हैं मध्य मंडल, मीजोस्फेयर। याद रखिएगा, मीजोस्फेयर, इसको हम कहते हैं मध्य मंडल, मीजोस्फेयर। 50 से 80 किलोमीटर के बीच ये डेवलप्ड होता है, 50 से 80 किलोमीटर के बीच। और यहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे टेम्परेचर आप देखेंगे यहाँ पे ओजोन समाप्त हो गया, तो टेम्परेचर फिर से स्लाइटली आप देखेंगे यहाँ पे फिर से डिक्रीज करना शुरू हो जाता है टेम्परेचर। तो फिर स्लाइटली डिक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि ओजोन एकाएक कम हुआ, तो जो बढ़ रहा था वो फिर से नॉर्मल रेट में आना चाहता है, तो फिर से घट जाता है। तो मीजोस्फीयर में अगर पूछा जाए टेम्परेचर स्लाइटली क्यों घटता है, तो इसका कारण है ओजोन की अकस्मात अनुपस्थिति या फिर गैसों का कम हो जाना, ग्रीन हाउस गैसों का कम हो जाना। अब देखिए मीजोस्फीयर, यहाँ कोई विशेषता खास नहीं है, मध्य मंडल है, ये सारे लेयरों में मध्य माना जाता है इसको। लेकिन हाँ, इसके बाद अगर आप चले जाएं, इससे ऊपर अगर आप चले जाते हैं तो आप एक नेक्स्ट लेयर में जाते हैं और इस नेक्स्ट लेयर का नाम है आयन मंडल, यानी आयनोस्फीयर। इसको हम कहते हैं आयन मंडल, आयनोस्फीयर। याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, आयन मंडल, आयनोस्फीयर, आयन मंडल। समझ गए। तो ये 80 से अगर आप ऊपर चले जाएं, लगभग वैसे किताबों में 400 किलोमीटर दिया है, लेकिन ये ओपन हुआ है 400 से 700 किलोमीटर तक ये ऊंचाई में होता है। तो आयनोस्फीयर आयन मंडल है। अब देखिए यहां का टेम्परेचर है 2000 डिग्री सेल्सियस। क्यों क्यों है यहां का टेम्परेचर, तो अब मुझे एक चीज बताइए, यहां का टेम्परेचर आयनोस्फीयर का एकाएक क्यों बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, एकाएक टेम्परेचर क्यों बढ़ गया? पहले मुझे बताइए, अगर मैं यहां से आपको रॉकेट में बैठा के ऊपर ले जाऊं और आयन मंडल में यहां पे छोड़ दूं, तो इतना ज्यादा टेम्परेचर अगर है तो क्या ये फीलिंग होगा आपको, क्या फील कर पाएंगे? तो मतलब आप फील कर पाएंगे, फीलिंग थोड़े देर के लिए भी होगा या सीधे मर जाएंगे? यानी फीलिंग है या मरिंग है, आप क्या कहेंगे? फील करेंगे सर? और मैं कहूंगा बिल्कुल फीलिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा फीलिंग, तो मुझे बताइए। अगर मैं कहूं आपसे कि आपके कमरे में एसी चलता है और पूरा कमरा ठंडा हो जाता है, क्यों हो गया ठंडा? क्योंकि उस कमरे में एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर पूरा ठंडा हुआ, आपको फीलिंग कराया कि आप ठंडे हैं या गर्म हैं। तो वायुमंडल ठंडा है तो आपने फीलिंग किया कि ठंडे हैं हम, लेकिन जहां वायुमंडल नहीं है, क्या आपको फीलिंग होगा? आयन मंडल में बहुत सारी गैसें तो खत्म हो गई हैं, और वो गैस जो ग्रीन हाउस गैस है वो तो नीचे है, ऊपर तो है नहीं। इसका मतलब सोलर रेडिएशन बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको फीलिंग नहीं होगा, आपका पूरा स्किन काला हो जाएगा, मर तक जाएंगे आप, लेकिन आपको फीलिंग नहीं होगा हाई टेम्परेचर। तो याद रखिएगा, एटमॉस्फेयर ने हमें ढक के रखा हुआ है टेम्परेचर को कम करके, लेकिन अगर एटमॉस्फेयर को हटा दिया जाए तो सोलर रेडिएशन अर्थ तक आएगा, वो 6000 डिग्री तक आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो आयन मंडल है ये हाई टेम्परेचर का है, क्योंकि यहां एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम हो गई तो सोलर रेडिएशन का पावर बढ़ गया। और यहां पे मैं बता दूं आपको, यहां पे नाइट्रोजन के पार्टिकल्स होते हैं, नाइट्रोजन के पार्टिकल्स, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने बताया था सबसे नीचे ऑक्सीजन लेयर, फिर नाइट्रोजन लेयर, फिर हीलियम लेयर, फिर हाइड्रोजन लेयर। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन के पार्टिकल्स होते हैं ना, ये हाई टेम्परेचर में ना चार्ज हो जाते हैं। चार्ज का क्या मतलब होता है, जरा देखिए। अगर यहाँ का टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस कर दूं टेम्परेचर, और एक छोटे से पार्टिकल्स को मैं इसमें फेंक दूं, तो वो गर्म हो जाएगा।
और कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल्स गर्म होने के बाद अपने रियल स्टेट में आना चाहता है। तो रियल स्टेट में आने का मतलब वो ठंडा होना चाहता है। अब ठंडा होगा तो स्वाभाविक सी बात है, वो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। जब तक एनर्जी रिलीज नहीं करेगा बॉडी ठंडा कैसा होगा। तो एनर्जी जैसे ही रिलीज करेगा एक नया वेवलेंथ जनरेट करेगा और उसी को हम कहेंगे रेडियो वेव्स। याद रखिएगा। तो ये जो रेडियो वेव्स है इसी लेयर में बनते हैं। याद रखिएगा, रेडियो वेव्स किस लेयर में बन रहे हैं, तो इसी लेयर में बन रहे हैं, आयन मंडल में, नीचे से ऊपर तक, डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर और ई जी लेयर। ये जो जी लेयर है ना, ये अभी ओपन नहीं हुआ है, इस पे रिसर्च चल रहा है, ये रिसर्च चल रहा है। एफ लेयर ये शॉर्ट वेव्स के लिए होता है, शॉर्ट वेव्स, मैक्सिमम यूज एफ लेयर का ही हो रहा है ट्रांसमिशन में। ई लेयर जो मीडियम वेव्स है, मीडियम वेव्स, जैसे आप पहले सुनते थे प्रोग्राम, लता मंगेशकर का गाना रेडियो पे आता था तो उसमें कहा जाता था आप लता मंगेशकर की आवाज में मीडियम वेव्स प्रोग्राम फलाना पे ये गाना सुन रहे हैं। तो ये कौन सा है, तो ई लेयर है, समझ रहे हैं। और डी लेयर का मतलब लॉन्ग वेव्स है, तो इसका मतलब रडार सिस्टम वगैरह इससे चलता है। तो ये जो लेयर है ये रेडियो वेव्स के लिए जाना जाता है। इसका मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में या वर्ल्ड में चल रहा है, आईटी सेक्टर, उसको संभाल रहा है कौन, आयनोस्फीयर। अब याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स चार्ज हो जाते हैं तो डिफरेंट कलरफुल लाइट्स भी क्रिएट करते हैं। टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा दिया जाए तो पार्टिकल्स नीचे से ऊपर तक चार्ज हो रही है, तो इसका मतलब नीचे टेम्परेचर क्या है, कम है, ऊपर टेम्परेचर ज्यादा है, तो वेवलेंथ्स भी अलग अलग होंगे और कलरफुल लाइटनिंग भी अलग अलग होगा, क्योंकि हर वेवलेंथ्स का अपना पर्टिकुलर एक क्या होता है, लाइट्स होता है। तो यहाँ पे कलरफुल जो लाइट्स होता है उसको हम कहते हैं ध्रुव ज्योति। ध्रुव ज्योति, तो इसको हम कहते हैं अरोराज लाइट, अरोराज लाइट, अरोरा बोरालिस, याद रखिएगा, और अरोराज ऑस्ट्रालिस, समझ गए। हिंदी में इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव ज्योति, इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव ज्योति, और इसको क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव ज्योति, दक्षिणी ध्रुव ज्योति। याद रखिए, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अरोरा बोरालिस और अरोरा ऑस्ट्रालिस ये किस लेयर में पैदा होता है, तो ये आयन मंडल में पैदा होता है। इसी को हम थर्मोस्फेयर भी कहते हैं। याद रखिएगा, आयनोस्फेयर को हम कौन सा स्फेयर कहते हैं, थर्मोस्फेयर। इसको ताप मंडल भी कहते हैं, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जितना क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आपके लिए आईएएस पीसीएस या जो भी आप एग्जाम दे दें उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहां से ऊपर आप आयन मंडल जो है, यहां से अरोराज लाइट दिखता है। अब सवाल ये है कि अरोराज लाइट नॉर्थ पोल और साउथ पोल से ही क्यों देखता है, तो आप मुझे बताइए। एटमॉस्फेयर की जो मोटाई है वो कहाँ है, इक्वेटर पर बहुत ज्यादा है, डेंस है, धूल है, बादल है, और जो पोलर एरिया है वहाँ हाई प्रेशर एरिया है। मैं बाद में बताऊंगा, जहाँ हाई प्रेशर होता है ना, जहाँ ठंडी होती है वहाँ मौसम साफ होता है और आसमान पूरा तारामंडल की तरह दिखता है। तो आसमान में इजीली अगर कोई भी एक्टिविटी या स्पेस में देखना है ना, तो वो ध्रुवीय क्षेत्र से दिखेगा, या फिर सब ट्रॉपिकल बेल्ट जो 30 से 35 डिग्री का क्षेत्र है वो भी एक हाई प्रेशर बेल्ट है। दूसरा है कि जो ध्रुवीय क्षेत्र है ना, वहां पे जो अरोराज बोरालिस है, ये कहा जाता है यहाँ पे स्पेस की ऊंचाई थोड़ी कम होती है। तो ध्रुवीय क्षेत्र से अगर आप जाएंगे, इसका मतलब है कि पोलर एरिया में जो रेडिएशंस है वो काफी ज्यादा होगा। तीसरा है कि यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा होता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट कहाँ होता है, तो साउथ पोल पे, नहीं तो नॉर्थ पोल पे। रिकॉर्डेड साउथ पोल है अंटार्कटिका में। तो ये जितने भी फोटॉन्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं, पार्टिकल्स, सबसे ज्यादा पोलर एरिया की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ये इस तरह के लाइटिंग को क्रिएट करते हैं। तो ये अरोराज बोरालिस, अरोराज ऑस्ट्रालिस, ये सब वहीं बनता है। इसके ऊपर अगर आप चले जाइए, यानी इसके ऊपर चले जाइए, तो यहाँ पे एक्सोस्फेयर आएगा, एक्सोस्फेयर आएगा। अब यहां पे सिर्फ दो ही लेयर हैं, दो ही गैस पाए जाते हैं, या तो हीलियम होगा या हाइड्रोजन होगा। लेकिन एक्सोस्फेयर का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे वैसे भी बहुत लाइट गैसेस होती हैं, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। अब टेम्परेचर ज़्यादा होने का कारण तो आप जानते ही हैं। अगर पृथ्वी के आप सन वाले साइड में है तो सोलर रेडिएशन बहुत ज़्यादा होगा, और पृथ्वी के अपोजिट वाले साइड में है, इसका मतलब वहाँ पे ठंडी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि सन का छाया क्षेत्र बन जाएगा। तो ये दो तरह के क्षेत्र डेवलप्ड होते हैं। एक्सोस्फेयर से ऊपर आप चले जाएंगे तो स्पेस आ जाता है, यानी अंतरिक्ष आ जाता है।
स्पेस। तो ये स्पेस, आप अंतरिक्ष में चले गए, अंतरिक्ष में चले गए। तो अगर मैं यहां से आपको उठाऊं और यहां रॉकेट से ले जाऊं और यहां छोड़ दूं, आपको रॉकेट से बाहर निकाल दूं, तो क्या पृथ्वी में आप नीचे गिरेंगे? नहीं गिरेंगे, क्योंकि आप जीरो ग्रेविटी में चले गए, 36,000 से ऊपर आप चले गए, इसका मतलब जीरो ग्रेविटी है, स्पेस में चले गए। तो ये जो जितना भी हमने आपको बताया ना, ये पूरा एग्जाम के अकॉर्डिंग होता है हमारा लेक्चर। आप इसको ज्वाइन कीजिए और लगातार देखते रहिए हमारी वीडियो, जो पूरा कॉन्सेप्ट पे होता है, डिटेल्स में होता है, लेकिन ये फिर भी एक बेसिक चैप्टर है। इस बेसिक चैप्टर यानी ये बेसिक सीरीज को समाप्त करने के बाद हम एडवांस सीरीज को लाएंगे, और हमारे साथ बने रहिए आप। तो थैंक यू वेरी मच। ये था एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर। आज की सभा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।